रिसर्च मेथड्स के इस कोर्स के साथ मैं फजरमान शामिल और आप देख रहे हैं T4 ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है रिसर्च से रिलेटेड कि व्हाट इज़ रिसर्च। हम देखेंगे कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च कहाँ पे यूज़ होती है। तो एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन इज़ कॉल्ड रिसर्च। क्या मतलब हो गया कि किसी भी तरह की हम साइंटिफिक तहकीक करते हैं या फिर हम किसी भी तरीके की कोई इल्मी तहकीक कोई स्कॉलरली तहकीक करते हैं तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ द रिसर्च इज़ टू फाइंड द आंसर्स टू अननोन प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। रिसर्च का बेसिक मकसद ये होता है कि हमारे पास कई ऐसे अननोन क्वेश्चंस अननोन आंसर्स होते हैं, हमारे पास कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर नहीं पता होता है, कि ये ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो हम मुतारिफ़ कराना चाह रहे होते हैं। तो इस मकसद के लिए हम रिसर्च करते हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिनके बारे में और डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम रिसर्च करते हैं। अगर इस वर्ड की मीनिंग में जाया जाए तो सर्च के वर्ड से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि किसी चीज़ को ढूंढना, और रिसर्च का मतलब क्या हो गया, दोबारा सर्च करना, कि एक ऐसी चीज़ जो कि रिसर्च का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि नई से नई चीज़ें निकालना, बल्कि रिसर्च का ये मतलब है कि पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं उनको भी आगे लेके चलना, उनसे रिलेटेड रिसर्च करना, ताकि वो उनमें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सके। तो रिसर्च का मतलब ये भी हो गया कि पहले से मौजूद चीज़ों पे दोबारा स्टडी करके उनको और आगे उनके हक़ाइक़ लेकर आना, और इसके अलावा अगर आप कोई बिल्कुल ही नई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो वो भी रिसर्च कहलाएगी। सक्सेसफुल रिसर्च ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अगर आप रिसर्च करते हैं तो अगर आपकी रिसर्च कामयाब होती है तो आपकी रिसर्च ज़रूर जो पहले से मौजूद लिटरेचर होता है, जो पहले से साइंसदानों ने पहले से कुछ चीज़ें स्टडी करके रखी होती हैं, आपकी अगर रिसर्च कामयाब होती है तो वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के बहुत से मकासद हैं। इन मकासद से मुराद स्टूडेंट के मकासद नहीं है। जिस तरह एक स्टूडेंट जो होते हैं MS और PhD का, उसका तो सिर्फ यही मकसद होता है ना कि उन्होंने रिसर्च करनी है और उसके बाद डिग्री लेनी है, ताकि अच्छे तरीके से थीसिस और डिग्री ले पाएँ। हम उन पर्पसेस की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम रिसर्च का जो एक्चुअल पर्पज़ है हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो जो पहला पर्पज़ है वो है इन्वेस्टिगेटिंग सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, पहले से मौजूद किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना। मिसाल के तौर पर रिसर्च टू इंक्रीज़ इंटरनेट स्पीड। आप देखें इंटरनेट की स्पीड तो ऑलरेडी अच्छी है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, अब वक्त के साथ साथ इंटरनेट की स्पीड इम्प्रूव होती जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी रिसर्च करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पीड को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, तो ये भी रिसर्च के मकासद में से एक मकसद हो सकते हैं। दूसरा मकसद इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ इन्वेस्टिगेट करना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल डेवलपिंग ए न्यू करेंसी डेट विल बी बेटर देन बिटकॉइंस। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हम एक ऐसी करेंसी बनाने जा रहे हैं, हम एक ऐसी करेंसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जो कि बिटकॉइन से ज़्यादा एफिशिएंट करेंसी होगी, तो इसको भी हम रिसर्च बोलेंगे। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, पहले से एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, तो इसे भी हम रिसर्च बोलेंगे। मिसाल के तौर पर प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस मॉडल डेट कैन अट्रैक्ट मोर यूजर्स टू यूटिलाइज मोर वॉच टाइम ऑन वेबसाइट पेजेस। जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि यूज़र्स वेबसाइट पर तो आते हैं लेकिन कुछ देर के लिए वेबसाइट पर वो रहते हैं और फिर वेबसाइट का पेज क्लोज करके चले जाते हैं, जिससे उनके वेब पेजेस का वॉच टाइम इतना ज़्यादा नहीं बन पाता। तो ये एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक इंटरफेस मॉडल बना देते हैं तो इसको भी हम रिसर्च बोलेंगे। एक और मकसद हो सकता है कि एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द जनरल इश्यूज़। जनरल इश्यूज़ को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो भी आपकी रिसर्च हो सकती है। मिसाल के तौर पर प्रोवाइडिंग एन एल्गोरिथम फॉर सर्च डेट विल सर्च द डेटा मोर क्विकली एज कंपेयर टू अदर सर्च एल्गोरिथम। आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि मुख्तलिफ तरह के सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं।
तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात होती है, कोई ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम हम अप्लाई करें जो कि कम वक्त में ज़्यादा स्पीड में चीज़ों को सर्च करके दे। तो अगर आप कोई ऐसा एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि ये भी आपका एक रिसर्च का एक पर्पज़ हो सकता है। एक्सप्लोरिंग ए फेनोमेना, आप किसी एक फेनोमेना को लेकर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं। डेटाबेस का कोर्स आपने पढ़ा था, उसमें आपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज किया था। डेटा नॉर्मलाइजेशन रोल इन क्विक डेटा एक्सेस फ्रॉम ए डेटाबेस, ये एक फेनोमेना है कि हम कहते हैं कि डेटाबेस के टेबल्स को अगर हम नॉर्मलाइज करते हैं तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्विक तरीके से काम करता है और एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ और एडवांसमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी हमारा रिसर्च का एक मकसद है। डिनाइंग ए फेनोमेना, ये भी रिसर्च का एक मकसद होता है कि मिसाल के तौर पर कोई एक पहले से एक फेनोमेना चल आ रहा है, कोई एक थ्योरी चली आ रही है और आप समझते हैं कि ये थ्योरी ठीक नहीं है और आप उसको डिनाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप रिसर्च करें और आप पहले से मौजूद थ्योरी को डिनाई कर दें। मिसाल के तौर पर इंट्रोड्यूसिंग एन ऑटोमेटा मशीन दैट इज़ मोर पावरफुल दैन ए टरिंग मशीन। ऑटोमेटा के कोर्स में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर फिनाइट ऑटोमेटा होते थे, उनसे स्ट्रॉन्ग होते थे पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर उससे स्ट्रॉन्ग होती थी टरिंग मशीन। तो अब हम कहते हैं कि हम डिनाई करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि टरिंग मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जो कि टरिंग मशीन से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो इस तरह का भी रिसर्च पर्पज़ हो सकता है। कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू प्रोसीजर, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक न्यू प्रोसीजर लॉन्च करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहले से मौजूद प्रोसीजर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप जो बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा ही कोई अच्छा प्रोसीजर होगा। मिसाल के तौर पर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ मोर एफिशिएंट दैन द स्टैक, लिंक लिस्ट, एरे एंड ट्री। मिसाल के तौर पर डेटा स्ट्रक्चर की कोर्स में आपने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिस तरह एरे, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, क्यूज। तो आप कहते हैं कि भाई मैं एक नया प्रोसीजर बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाऊंगा कि जिसके तहत मैं कोई एक ऐसा नया डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि पुराने जो मौजूद डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू सिस्टम, आप कहते हैं कि मैं एक सिस्टम ही नया बना दूंगा। मिसाल के तौर पर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी दैट इज़ मोर पावरफुल देन विंडोज़। आप कहते हैं कि भाई विंडो माना कि लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं विंडो से भी एक एफिशिएंट किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। तो ये भी रिसर्च का एक मकसद हो सकता है। एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज, आप कहते हैं कि मैं एक रिसर्च करूंगा जिसमें जो पहले से मौजूद नॉलेज है मैं उसको और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करूंगा, उसी में ही कुछ एडवांसमेंट्स लाऊंगा। मिसाल के तौर पर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू इमेज ऑप्टिमाइजेशन मेथडोलॉजी, आपने देखा है कि इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी इमेज की साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आप कहते हैं कि मैं एक ऐसी कोई टेक्निक बनाऊंगा कि जिसकी मदद से इमेज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकेगा। तो ये भी आपकी रिसर्च का एक पर्पज़ हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि रिसर्च क्या होती है और किस किस तरह की चीज़ों को हम रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो रिसर्च हैं, और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं रिसर्च के, लेकिन जो कॉमन से थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इस चैनल पे मैं रिसर्च मेथडोलॉजी का एक डिटेल्ड सीरीज़ लूँगा, पूरी एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी की तमाम वीडियो लेक्चर होंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।